नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल बास की तरफ से आप सभी का एक बार फिर केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन और उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है हेनरी लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक है। हो सकता है 2 या 3 नंबर की लॉटरी लग जाए आपकी। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। हेनरी लॉ जो है क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन करता है कि भाई किसी भी गैस की सोलिबिलिटी के ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है गैस की सोलिबिलिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो कितनी बढ़ जाती है क्वांटिटेटिवली हेनरी ने बताया। तो सबसे पहले हम हेनरी लॉ इन टर्म ऑफ मास, मास की टर्म में इसने डेफिनेशन दे दी और इसने कहा कि मास ऑफ ए गैस डिजोल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। क्या कहा इसने? इट स्टेट दैट मास ऑफ ए गैस डिजोल्व्ड in given volume of liquid is directly proportional to pressure of gas at constant temperature. M is directly proportional to P और M is equal to KHP। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे M is the mass of gas dissolved, P is the pressure of gas, KH is the Henry constant। ये तो था बेटा मास की टर्म में। इसने कहा भाई मान लीजिए हमारे पास ये सपोज हमने 100 ml पानी ले लिया और इसमें कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो गई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट इसमें ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो मास की टर्म में तो ये डेफिनेशन है बेटा। अब हम बात करते हैं कि जो है इन टर्म ऑफ ए मोल फ्रैक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास इन टर्म ऑफ ए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की टर्म में क्या डेफिनेशन है देखिए। इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए बेटा ये हमारी एक 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है। ऊपर से हमने बंद कर दिया इसको, ठीक है। तो यहां पे जो है इसमें क्या है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कुछ फ्लेवरिंग मटेरियल है। तो यहाँ पे वाटर प्लस CO2, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन। और ये जो है वेपर फेज। क्योंकि यहाँ पे गैस है प्लस वाटर वेपर है। अब ये कहता है कि भाई यहाँ पे जो वेपर फेज के अंदर जो गैस है उसके बीच में और यहाँ पे जो गैस डिजोल्व है उसके मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये कहता है
इट स्टेट दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, यहाँ पे गैस की वजह से जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, यहाँ पे जो सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन है उसके। कहने का मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहाँ पे डिजोल्व होंगे तो यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। कैसे, मान लीजिए भाई एक तो हम ड्यू की या कोक की पेप्सी की बोतल खोलते हैं, उसमें ज़्यादा आवाज़ निकलेगी सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जगह ज़्यादा निकलेगी। और एक मान लीजिए भाई हमने स्लाइस वगैरह ले ली है या माजा ले लेते हैं, उसमें यहाँ पे गैस कम होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रेशर के ऊपर भरी हुई होती है तो उसमें कम निकलेगी। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने एक 2 लीटर की बोतल लिया है, उसमें से 1-2 गिलास पानी मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, उसके बाद उसको रख दिया फ्रिज में, दोबारा हम खोलेंगे तो उसका टेस्ट भी कम हो जाएगा और यहाँ पे गैस जो है कम बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि उसकी सोलबिलिटी क्या होगी, कम हो गई है। तो ये कहता है वेपर फेज के अंदर गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस घोल के अंदर गैस के मोल फ्रैक्शन की। इट स्टेट दैट partial vapor pressure of the gas in vapor phase यहाँ पे 2 टर्म अच्छी होगी बेटा, एक तो पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, गैस का, और वो भी किसमें, वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the mole fraction of gas in the solution. Mole fraction of the gas in the solution at constant temperature. तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ऐसे कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन ए वेपर फेज। जितनी ज़्यादा गैस यहाँ पे डिजोल्व होगी यहाँ भी उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा गैस की वजह से। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन is directly proportional to the partial vapor pressure of the gas in a vapor phase। लिखा हमने उल्टा है, इसको लिखेंगे सिंबलाइज ऐसे करेंगे और वी कैन से XA हमारे पास ये हो सकता है तो XA किसके बराबर, न्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको तो लिख दिया हमने कैसे कि भाई पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन ए वेपर फेज इज डायरेक्टली, बात तो वही है लेकिन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के रूप में ये चेंज हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। पार्शियल वेपर प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और हम कहेंगे PA इज इक्वल टू KH XA। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन होगी। यहाँ पे अब डिफाइन करेंगे आप PA क्या है बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस A in vapor phase। XA mole fraction of gas in solution। KH is the Henry constant। यहाँ पे गलती हो जाए तो इस प्रकार से ये लिख के और हमने इसको डिफाइन करना है, ये बार बार आएगा।
अब जो है हेनरी कांस्टेंट जो है इसकी जो वैल्यू है बेटा वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस एंड टी। वैल्यू ऑफ के एच हेनरी कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस and temperature. As the temperature increases, value of KH increases, so solubility of gas decreases. As the temperature increases, value of KH increases. अब KH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, हेंस सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज। तो ये डेफिनेशन बेटा आपने बार बार याद रखनी पड़ेगी। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। वेपर फेज का मतलब बेटा इस बोतल की गेटी में नाइड में यहाँ पे वाटर वेपर भी है और गैस भी है, दोनों का। उनमें से गैस का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर, यहाँ पे लिखने में यदि गलती कर दी तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। कई बार बच्चों के मन में हो मैंने तो बहुत अच्छा लिख दिया, नहीं, आपने ध्यान देना है कहाँ पे वेपर फेज के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है घोल के अंदर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस के। और वी कैन से पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन ए सॉल्यूशन। ये तो मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन और ये पार्शियल वेपर प्रेशर इन ए वेपर फेज, ये याद रखना है आपने। ठीक है बात। अब जो है हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं बेटा। एप्लीकेशन में एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या कहता है? पहली बात, हेनरी लॉ हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कि बीवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स है, पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, कार्बोनेटेड ड्रिंक, शैंपेन वगैरह जो है, बियर वगैरह, वो बोतल जो है कितने प्रेशर के ऊपर पैक होनी चाहिए, वो कब तक बोतल टूटेगी नहीं, इस प्रकार की। यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर जो है उनकी पैकेजिंग के अंदर इसने बहुत ज़बरदस्त मतलब एप्लीकेशन दी है। तो इट इज़ एप्लीकेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ, इट इज़ एप्लीकेबल इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर टू इंक्रीज द सोलबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोटल्स आर सील्ड अंडर ए हाई प्रेशर। कितने प्रेशर के ऊपर वो सील करनी चाहिए वो इसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। It explain the solubility of CO2 in soft drinks and sealed under a particular pressure। इसने पहली यूटिलिटी यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने में इसने हमारी मदद कर दी। दूसरी बात, इट एक्सप्लेन
वही बेंड्स अराइजेज इन स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर जो हैं उनके अंदर जो है बेंड्स पड़ जाते हैं। क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। बेंड्स, स्कूबा डाइवर का मतलब बेटा जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर जो है बहुत गहराई में होते हैं, तो जब उनको बाहर निकाला जाता है तो उनकी बॉडी के अंदर बेंड हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वेन्स के अंदर बबल्स जो है बन जाते हैं। तो इसने उसको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। कैसे एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए भाई ये हमारे पास सी लेवल है, नीचे पानी है, ठीक है। अब ये जो है गोताखोर जो है नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो पानी बढ़ेगा, पानी का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए भाई ये 100 मीटर की गहराई पे चला गया या 1 किलोमीटर की गहराई पे चला जाए, तो जितनी ज़्यादा गहराई पे जाएगा तो ये स्कूबा डाइवर जो है अपने साथ क्या लिखेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाता है। तो प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सोलबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। अब इसने मान लीजिए भाई 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की गहराई पे जा करके यहाँ पे जो टारगेट था वो कंप्लीट कर दिया और इसने सिग्नल भेज दिया कि भाई टारगेट कंप्लीटेड। लेकिन यदि इस डाइवर को, गोताखोर को एकदम से बाहर निकाल लें तो ये उसी वक्त मर जाता था। क्यों मर जाता था, क्योंकि एकदम से बाहर निकालेंगे तो इसके ब्लड में जो ऑक्सीजन घुल गई है वो बाहर आते ही प्रेशर कम हो गया, और वो प्रेशर कम हो जाएगा तो सोलबिलिटी घट जाएगी, सोलबिलिटी घटेगी तो वो वेन्स के अंदर से एकदम से बाहर निकलेगी, तो कुछ वेन्स फट जाती हैं या उसमें बबल्स बन जाते हैं, उससे डाइवर्स जो है गोताखोर थे वो बेहोश हो जाते थे। तो हेनरी ला ने ये एक्सप्लेन किया कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो है बेंड्स क्यों अराइज हो जाते हैं। तो रीजन दिया, विद ऑन मूविंग डाउनवर्ड in the bottom of the sea, pressure due to water increases, that increases the solubility of the oxygen that is supplied through their cylinder increases, and when the scuba divers comes out after completing their target, then sudden decrease in the pressure, dissolved oxygen comes out, or some bubbles in their veins arises a bends and that make unconscious or may result into the death। तो अब ये समस्या फिर क्या हुआ कि भाई ये जो है मान लीजिए 1 किलोमीटर गहराई पे है, तो ऊपर 100 मीटर ऊपर लेके आए, फिर इसको 10-20 मिनट यहाँ पर नॉर्मल किया गया, फिर ऊपर लेके आए। इस प्रकार से हो सकता है उसको 2-3 घंटे 4 घंटे तक पानी के अंदर ही रखना पड़ता था। अब समुद्र के अंदर तब तक 2-4 घंटे में कोई ना कोई क्या पता कौन सा जीव आ जाए और वो वैसे चबा जाए, मौत पक्की थी। इसलिए हेनरी ला ने जो गोताखोर थे उनके लिए एक ट्रिक दे दी कि भाई ऐसी गैस दी जाए ऑक्सीजन की बजाय जिसकी सोलबिलिटी कम हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि जो स्कूबा डाइवर्स थे इनके लिए ब्रीदिंग मिक्सचर तैयार कर दिया। और उस ब्रीदिंग मिक्सचर के अंदर इसने ऐसी गैसेज ली जिनकी ब्लड के अंदर सोलबिलिटी ना के बराबर थी। यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हीलियम प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 56.2%, क्योंकि इसकी सोलबिलिटी भी कम ही होती है। हीलियम ले ली जिसकी सोलबिलिटी ना के बराबर थी और वो थी बेटा 11.7%। ये परसेंटेज एक एक नंबर में पूछ ली जाती है। और ऑक्सीजन सिर्फ कितनी दे दी गई, 31.1%, जो सिर्फ प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी थी। तो हेनरी ला ने दूसरी सबसे बड़ी एप्लीकेशन दी, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ब्रीदिंग मिक्सचर्स फॉर स्कूबा डाइवर्स।
और वो कितनी दे दी बेटा, नाइट्रोजन ने कितनी ले ली सिलेंडर में 56.2%, हीलियम क्यों ली, क्योंकि इसकी ब्लड के अंदर सोलबिलिटी ना के बराबर, जैसे ही गई एकदम से बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन जो है 31.1 ले ली, और वो जितनी मतलब ब्रीदिंग, प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी थी वो यूज हो गई। अब धीरे धीरे जो है स्कूबा डाइवर्स थे उनके अंदर किसी प्रकार का कोई बैंड नहीं अराइज हुआ। क्लियर होगी बात। तो सेकेंड एप्लीकेशन, इट एक्सप्लेन वाई बैंड्स अराइजेज इन स्कूबा डाइवर्स। तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन द सी, देन solubility of oxygen in the blood increases, and after completing the targets, the scuba divers when comes out, then dissolved oxygen comes out from the veins, and that results into the bends in their body or may result into the death. To avoid this problem, they prepare the breathing mixtures, और ये कंपोजिशन याद रखनी है। नाइट्रोजन कितनी 56.2%, हीलियम कितनी 11.7%, ऑक्सीजन कितनी आ गई 31.1%। तीसरी जो एप्लीकेशन इसने दी बेटा वो थी थर्ड एप्लीकेशन दो थी वो, इट एक्सप्लेन why breathing sickness arises at higher altitude, or the problem of anoxia. अब क्या होता है बेटा, हेनरी ला ने ये एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत महसूस करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो है प्रेशर के डिक्रीज होने से जो एयर है उसकी डेंसिटी लेस हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीज का मतलब क्या है कि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है जो ब्रीदिंग के लिए चाहिए वो कम हो जाती है। अब ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो गई है, हायर ऊंचाई के ऊपर जाएंगे तो नाक के थ्रू जो है वो सफिशिएंट जो है एयर अंदर नहीं मिल पाती है, तो हम मुंह खोलना शुरू कर देंगे, ऐसे हांफना शुरू कर देंगे। अब हांफने की बात आई तो उसके लिए फिर माउंटेनियर जो होते हैं अपने साथ क्या रखना शुरू कर दिया उन्होंने, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो जिससे उनकी जो प्रॉब्लम थी ब्रीदिंग सिकनेस या जिसको अनोक्सिया की बीमारी बोलते हैं, एल्टीट्यूड के ऊपर हाइट पे जैसे जैसे जाएंगे तो सांस लेने में तकलीफ होती शुरू हो जाती है। तो अब जैसे हम लोग जो हैं नॉर्मल कंडीशन में जाएंगे तो वहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो हम ब्रीदिंग सिकनेस की बीमारी से यानी कि अनोक्सिया से प्रॉब्लम फेस करेंगे, जिससे हम अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं या फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम डाउन हो जाता है। लेकिन जो हिली एरिया में लोग रहते हैं तो वो तो हर वक्त जो है मुंह खुला भी नहीं रख सकते हैं और सिलेंडर भी अपने साथ नहीं रख सकते हैं, तो फिर वो कैसे रहते हैं, वो हमसे बेटर वे में रहते हैं। तो उनको कुदरत ने क्या कर दिया, हम तो वहाँ जाएंगे तो मुंह खुला होगा तो हो सकता है मच्छर मक्खी अंदर चली जाए, तो फिर वो भी एक समस्या, इसका मतलब उनके पास बेटर है। हाँ, जो हिली एरिया में लोग रहते हैं, ऊंचाई के ऊपर रहते हैं, नोट करना बेटा कभी भी उनके नाक के अंदर जो ये हड्डी होती है ना, ये नहीं होती है, यानी कि उनके नाक हड्डी नहीं होगी तो यहाँ से जो है पाइपलाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यानी कि 2 किलो इधर से 4 किलो इधर से, तो वो बगैर मुंह खोले ज़्यादा ऑक्सीजन यानी कि एयर अंदर ले जा सकते हैं हमसे। तो कभी भी नोट कर लेना, आप अपने आसपास कोई नेपाली मिल जाए या चाइनीज कोई भी है तो उसके नाक में ये हड्डी नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है कि यदि हड्डी होगी तो ऑक्सीजन एयर की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हेनरी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो ऊंचाई के ऊपर लोग रहते हैं उनके नाक में हड्डी भी जो है थोड़ी सी कम मिलेगी, तो उनके नोज़ का जो आगे का साइज़ है वो थोड़ा सा खुला मिलेगा, तो नहीं तो वो भी अनोक्सिया की प्रॉब्लम से क्या करेंगे, ग्रसित हो सकते हैं।
तो ये थी बेटा इसकी एप्लीकेशंस, तो ये आपने याद रखनी है। इसकी लिमिटेशन क्या है हेनरी लॉ की? हेनरी लॉ हर जगह कामयाब नहीं होता है। जब गैस यदि सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर जाती है उस वक्त हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अमोनिया के केस में लागू नहीं होता है, क्योंकि जो अमोनिया है वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो यदि गैस रिएक्ट कर जाती है सॉल्वेंट के साथ उस वक्त हेनरी लॉ 100% लागू नहीं होता है। ये इसकी क्या है लिमिटेशन, यानी कि गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट। और ये उसी वक्त लागू होता है 100% जब गैस आइडियल की तरह बिहेव करे, लेकिन कोई भी गैस आइडियल नहीं है तो हर जगह ये लागू भी नहीं होता है। तो ये था बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेनरी लॉ। तो हर साल लगभग 2 नंबर में आपको मिल सकता है या 3 नंबर में भी हो सकता है। डिफाइन हेनरी लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो ये था बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। तो बार बार वीडियो को देखिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे फ़ोन कीजिएगा 9813547787। और ये आपका YouTube चैनल है बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू।